आज कम कैसे हो? लास्ट टाइम पाचन तंत्र की बातें कर रहे थे, दंत सूत्र पढ़ाया था। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, फटाफट से बोलना शुरू करो। बोल, तू ही बोल दे, अभी भी पढ़ा है तूने। बोल 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 फटाफट। सबका डेंटल फॉर्मूला, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है, बस डेंटल फॉर्मूला बताने हैं सबको, ठीक है ना? बोलना शुरू कर। तू तो बोलते जा, मैं समझ जाऊंगा किसका है। फॉर्मूला बोलने हैं सिर्फ। लाइव वालों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। बातें नहीं सुन लो पहले। डॉग का होता है या पिक का होता है? फिर पिक का क्या होता है? मैं, अगर आपको याद होगा तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते मेरे से। अगर आपको वाकई में याद होगा तो आप मेरे से कंफ्यूज नहीं हो सकते, चाहे मैं जोर से बोलूं, चाहे धीरे बोलूं, चाहे कैसे बोलूं। 30 43 30 43 30 43 30 43 तो अच्छा, 30 43 बोलते जाके। कैमल का बातें नहीं रे। दोबारा बोल। गलत है, गलत है। 31 23 टोटल कितने हो गए? कैमल का आपको पता? अरे बंद करेंगे सब। पढ़ लिया, रूम पे पढ़ के आया, मेरे को पता है तुमने 9 घंटे पढ़ाई करी है, तब जाकर डेंटल फॉर्मूला याद हुए तुम्हारे को। किया है ना? पढ़ी ना 9 घंटे अपन ने? नहीं पढ़े तूने 9 घंटे? पता नहीं, आज नीचे वाले क्लास के अंदर कह रहा था उसको कोई क्वेश्चन पूछ ले, मैंने उसको आया नहीं तो मैंने कहा बाहर निकल। वो कह रहा बोला सर 9 घंटे पढ़ के मैं याद कर गया हूँ। 9 घंटे पढ़ा हूँ मैं। आप मेरे को बाहर मत निकालो। मैंने कहा दूसरा कुछ बता दे तो। बोले मैं लिख के बता दूंगा। मैंने कहा बोर्ड पे लिख के बता। बोले नहीं, कॉपी में लिख के बता दूंगा। मैंने कहा कॉपी में लिख के बता। फिर उसने कॉपी में लिख के बताया। तो अगर आप याद करके आए हो ना, आपकी शक्ल से पता लग जाता है कि याद करके आए हो, है ना? नहीं करके आते तो नहीं करके आते। बोलना शुरू करो फटाफट। सुनना रे, ध्यान रखना भाई, गलत तो नहीं बोल रही है। बोल 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 फटाफट। आवाज नहीं आ रही? किसने सुना रे? तूने सुना? गाय का डेंटल फॉर्मूला बता दे जा। गाय का बता। 40 33 है। 31 33 31 33 किसका होता है? 31 33 31 33 किसका होता है? घोड़े का डेंटल फॉर्मूला बता। कुत्ते का बता। 31 43 किसका होता है? टोटल कितने होते हैं पिग में? अरे चुप हो जाओ इधर वाले। 44 42 दांत किसमें होता है? आ गया ना तेरा नंबर। आपके मन की आवाज मेरे तक नहीं आनी चाहिए, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। डॉग 36 किसमें होते हैं? गाय के अंदर कब से होने लग गए? मेयर के अंदर। घोड़े में कितने होते हैं? 40। नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला बता। जो भी याद किया तूने वही बता दे।
ऊंट का डेंटल फॉर्मूला बता। कैमल। दोबारा बोल। बातें नहीं करेंगे इधर वाले, सुन लो एक बार में। टोटल कितने हो गए? 34। बच्चे में कितने होते हैं? 22। बच्चे का फॉर्मूला बता, ऊंट के बच्चे का। 11 22। 22 के साथ बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। बता, सही बता। गाय के अंदर कुल दांत कितने होते हैं? 32। 36 किसमें होता है? 34 किसमें होता है? 34। कैमल के अंदर 42 किसमें होता है? डॉग के अंदर। पिक का डेंटल फॉर्मूला बता। सही कह रही है कि नहीं? क्या? अच्छा, याद नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, 5-6 दिन से एबसेंट था। सही कह रही है कि? सही बता। किसका है ये? उसने भी तो वही बोला था यार। ऐसे शोर का पता चल तू। टोटल कितने? 44। 32 किसमें होता है? गाय भैंस में। डेंटल फॉर्मूला बताओ गाय भैंस का। चलो शक्ल इधर कर लेता हूँ। नहीं, तुम्हारी रहती है, प्रॉब्लम रहती है तुम्हारी क्लास के अंदर। सर आपको देखते ही भूल जाते हैं। सर ने छुपा लिया ऐसे नहीं। बताओ रे बताओ, फालतू नाटक नहीं रहे। वो क्या है, गुस्सा गुस्सा सारे नीचे वालों को निकला आ गया, इसलिए थोड़ा सा पूछ रहा हूँ मैं तुम्हारे से। फिर श्वसन तंत्र शुरू हो रहेंगे। वहीं पे खड़े हो जाओ गेट पे। 34 दांत किसमें होता है? हाँ, बोलो। अंदर आना है तो बोल के आना पड़ेगा। ऐसे सीधे आ रहे हो तुम तो। 34 दांत किसमें होता है? डेंटल फॉर्मूला याद करने के लिए कहा था ना सबको। हाँ बताओ। है? सूत्र बता कैमल का। गलत है। ऊंट का बताना। दोबारा बता। 31 33। 31 33 कैमल का कब से होने लग गया? मेयर का है कि? 11 33 किसका है? कैमल का। टोटल कितने हो गए? इतनी देर में तो काउंट करके बोल देते तुम। बताओ पीछे वाले सर टोटल। कैमल का 34। पीली टी शर्ट शर्ट वाले अंदर आएंगे। हाँ बोलो। घोड़े का बताओ सर, पीछे वाले सर। हाँ गलत है। टोटल पीछे वाले सर 40। 42 किसमें होते हैं पीछे वाले सर? डॉग के अंदर। अंदर आओ। कैटल का फॉर्मूला बताओ। आप ही, आप ही। हाँ हाँ। 0 33 40 33। टोटल कितने हो गए? 32। 20 किसमें होता है? 20 किसमें होता है? काफ में। किसके काफ में? कैमल काफ में। तो गाय के में। कैमल काफ में कितने होते हैं? 22। चल अंदर। पीछे वाले सर बोलेंगे ऊंट का डेंटल फॉर्मूला बताओ। ऊंट का, कैमल का। अरे बातें नहीं करोगे तो तुम सुनाई नहीं देता बाहर से वहां पर। ऊंट में कुल कितने दांत होते हैं? कितने होते हैं?
है 36, फिर घोड़ी में कितने होते हैं? गेट पूरा खोल सर, दिख नहीं रहा। हाँ इसको पूरा खोल गेट को। हाँ सर कह रहे हैं ऊंट के अंदर 36 दांत होते हैं, सही है क्या? सर कह रहे हैं ऊंट में 36 दांत होते हैं, सही है क्या? 34 होते हैं, 32 किस में होते हैं? है मतलब इनके नीत में नहीं है कि सर अंदर तो बैठना ही नहीं है हमारे को। गाय में कितने होते हैं? चलो अंदर चलो, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। याद करने के लिए बुला है तो याद करके आओगे आओगे। ध्यान रखना कल वर्टिकल कॉलम के फॉर्मूला और डेंटल फॉर्मूला दोनों याद होने चाहिए। क्या क्या याद करके आओगे? लास्ट टाइम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था अपन ने छोटी छोटी बातें। कहां तक किया था? सुन लो रे, सुन लो बे। रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया था हमने, कहा था प्राणी का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं श्वसन तंत्र के अंगों में सबसे पहले लिखी थी नेजल कैविटी। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में फिर नेजल कैविटी की बात करी थी। पृष्ठ भाग एथेमोड और वोमर अस्थियों से बनकर बनता है, जबकि अदर भाग की अगर बात करते हैं तो प्रीमेक्सिला, मैक्सिला और जबकि साइड वाली भाग टर्मिनेट। कौन से प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती है? जबकि एलआर फोरामन किसमें पाया जाता है? एटलस के अंदर। स्मेल या गंध का ज्ञान करवाने के लिए क्या कौन सा अंग पाया जाता है? जैकोब्सन ऑर्गन या वोमेरोनेजल ऑर्गन, जिसके अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? सिनिडेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। मांसाहारी पशुओं के अंदर सर्वाधिक विकसित होती है। उसके बाद में लिखा अपन ने फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर कहा था 7 छिद्र पाए जाते हैं। 2 यूस्टेचियन ट्यूब होती है, 2 पृष्ठरसा छिद्र, एक माउथ, एक इसोफेगस और एक लेरिंग्स। हेडिंग डालो लेरिंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तीसरे नंबर पे लिखोगे लेरिंग्स। क्या लिखोगे? लेरिंग्स। लिख लिया? देखो इधर, लेरिंग्स को हम ध्वनि उत्पादक यंत्र या स्वर यंत्र या साउंड बॉक्स भी कहते हैं। इतने नाम है। पक्षियों के अंदर मुर्गे में कौन सा होगा? सिरिंक्स, ध्वनि उत्पादक यंत्र। लेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो 4 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की उपास्थि। उपास्थियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है थायराइड। सबसे पहले कौन सी आती है? थायराइड। दूसरे नंबर पे आती है क्रिकोइड। तीसरे नंबर पे आती है एरिटिनोइड। और चौथे नंबर पे आती है एपिग्लोटिस। कौन सी होती है? याद करो, उपास्थियां पढ़ी थी अपन ने। उपास्थि के प्रकार पढ़े थे। कितने प्रकार की? सबसे पहले, फिर हाइलैंड कार्टिलेज में 4 एग्जांपल लिखे थे। सबसे पहला नेजल सेप्टम, फिर योजक उपास्थि, फिर ट्रेकियल ब्रोंकियल रिंग्स और लेरिंग्स। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर 2 नाम लिखे थे, नेजल टिप और इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर 3 एग्जांपल लिखे थे, जिसमें एक लिखा था एपिग्लोटिस, दूसरा लिखा था एक्सटर्नल ईयर और तीसरे नंबर पे लिखा था नेजल टिप। और फाइब्रो कार्टिलेज में 2 नाम लिखे थे, इंटरवर्टेबल डिस्क और मेनिस्कस। लिखा था?
देखो लेरिंग्स की अगर बात करते हैं तो लेरिंग्स 4 प्रकार के उपास्थों से मिलकर बनता है, थायराइड, क्रिकोइड, एरिडोनोइड और एपिग्लोटिस। लेरिंग्स को लिखा था अपन ने हाइलाइन उपास्थि के अंदर और एपिग्लोटिस को लिखा था अपन ने इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर। मतलब समझो इसका क्या है। लेरिंग्स के अंदर जो 3 मुख्य प्रकार की उपास्थि पाई जाती है, थायराइड, क्रिकोइड और एरिडोनोइड, ये होती है हाइलाइन प्रकार की। कौन से प्रकार की? और जबकि एपिग्लोटिस कौन से प्रकार की होती है? इलास्टिक पार्ट की। तो लेरिंग्स का जो मेजर पार्ट है वो हाइलाइन उपास्थि से बन रहा है, इसीलिए अपन ने लेरिंग्स के लिए लिख दिया कि हाइलाइन प्रकार की होती है। जबकि एपिग्लोटिस छोटा पार्ट वो भी लेरिंग्स का, इसीलिए हमने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ अगर एपिग्लोटिस की बात करोगे तो कौन से प्रकार की होगी? इलास्टिक प्रकार की। क्लियर है? लिख दूंगे थोड़ा सा यहां पर कि ये 3 तो कौन से प्रकार की? हाइलाइन उपास्थि, और ये इलास्टिक उपास्थि। दिक्कत यहां तक? तो अगर पूछा है लेरिंग्स कौन से प्रकार की उपास्थि से मिलकर बनता है, तो थायराइड किससे बनती है? क्रिकोइड, एरिटोनोइड, लेकिन एपिग्लोटिस और लेरिंग्स। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं थायराइड की। थायराइड की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी होती है और साथ ही साथ मुर्गे में नहीं पाई जाती। किसके अंदर नहीं पाई जाती? मुर्गे में नहीं पाई जाती। क्रिकोइड की अगर बात करते हैं तो सिग्नेट रिंग शेप, अंगूठी के आकार की। किसके आकार की? अंगूठी के आकार की। पुराने नाटक देखे होंगे अगर आपने राजाओं महाराजाओं के, तो चंद्रकांता टाइप के देखे होंगे? नहीं देखे, तुम्हारी जनरेशन ही नहीं हो बोले तो। अलिफ लैला नहीं, नाम सुना है बस, देखा नहीं। बचपन के अंदर थोड़े बहुत देख लिए होंगे ना। पुराने टाइम पे राजा महाराजाओं के पास में एक अंगूठी हुआ करती थी जिसको बोलते थे राजमुद्रिका। क्या बोलते थे? राजमुद्रिका। जैसे ही राजा को कोई लेटर भेजना होता था किसी राजा के पास में, दूसरे राजा के पास में, तो वो उस राजमुद्रिका की सील बना के उस कागज के ऊपर लगाता था। जब वो लेटर ऑथराइज होता था कि भाई राजा नहीं भेजा, ऐसे तो और कोई भेज देगा, है ना। तो वो अंगूठी होती थी ना, वो ऐसे गोल आकार की होती थी और उसके ऊपर यहाँ पर इस वाली सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ छपा होता था, है ना। तो जब वो चपड़ी लगाते थे उस चपड़ी के ऊपर ऐसे कैसे छप जाता था वो शब्द, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई प्रतीक बना हुआ होगा। ऐसी जो आकृति होती है इसको बोलते हैं सिग्नेट रिंग। क्या बोलते हैं? सिग्नेट रिंग। तो सिग्नेट रिंग आकार की कौन सी होती है? क्रिकोइड होती है। कौन सी होती है? क्रिकोइड होती है। एरिडोनोइड की अगर बात करते हैं तो ये युग्मित होती है। युग्मित का मतलब होता है पेयर्ड, यानी कि संख्या में कितनी होगी? 2। एपिग्लोटिस की अगर बात करते हैं तो ये पत्ती के आकार की होती है। किसके आकार की? पत्ती के आकार की होती है। कौन से आकार की? कोई नहीं पूछेगा। ध्वनि उत्पादक यंत्र पशुओं के अंदर कौन सा होता है और पक्षियों में? ये याद रखोगे बस इतना, ठीक है। हमारे से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बुक्स में दे रखा है कि लेरिंग्स की ओपनिंग को क्या कहते हैं? लेरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। लेरिंग्स ट्रेकिया से जुड़ी हुई है, ट्रेकिया लंग से जुड़ी हुई है। लेरिंग्स का काम है सिर्फ सांस को अंदर लेकर जाने से, यानी कि सिर्फ हवा अंदर जाए, भोजन नहीं जाना चाहिए। तो लेरिंग्स बेसिकली, ये ग्लोटिस है वो लेरिंग्स की ओपनिंग है, उसको बंद करने का खोलने का काम करेगी। जब आप सांस लोगे उस टाइम पे तो ये खुल जाएगी, और जब आप भोजन खाओगे उस टाइम पे ये बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाएगी तो भोजन किसके अंदर जाएगा? इसोफेगस के अंदर ही जाएगा, लेरिंग्स के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप सांस लेने की कोशिश करोगे और खाना खाने की कोशिश करोगे तो लेरिंग्स की जो ओपनिंग है ग्लोटिस, वो ग्लोटिस खुल जाएगी, जिसकी वजह से भोजन किसके अंदर भी जा सकता है? लेरिंग्स के अंदर भी जा सकता है, ट्रेकिया में भी जा सकता है और लंग्स तक भी जा सकता है। ऐसा कुछ भी होता है, आपको खांसी आती है ना, और खांसी के अंदर हवा तेज गति से बाहर की तरफ आती है, इसीलिए कुछ भी भोजन का टुकड़ा अगर गले में फंसा हुआ होगा तो उस खांसी के साथ में बाहर आ जाता है। भगवान ने ये भी सिस्टम किया है अपन, लेकिन घोड़े जी की मजबूरी, घोड़े जी खांसी भी नहीं कर सकते। आगे बात करेंगे क्यों नहीं कर सकते। कर ली ना अपन ने, किसकी वजह से? गटरल पाउच की वजह से। उतारो ऐसे कैसे लेरिंग्स।
मस्तिष्क में कपाल तंत्रिकाओं की जोड़ियां कौन से टॉपिक में है? अपन बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की। वहां पर अपन हृदय के अंदर 10th क्रेनियल नर्व लिखेंगे, जिसको बोलेंगे वेगस नर्व। क्या लिखेंगे? वेगस नर्व। सबसे लंबी क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? वेगस नर्व। फिर उसी टाइम पे लिखेंगे नोट डाल के कि सबसे बड़ी जो होती है वो होती है ट्राइजेमाइनल। कौन सी होती है? ट्राइजेमाइनल। कौन सा नंबर की? 5वें नंबर की। और फिर उसी टाइम पे लिख लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। कौन सा नंबर की? चौथे नंबर की। और ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारे कोर्स में नहीं है। बोलो। अरे बोलो, मन में मत रखो। नोट डाल के लिखो, लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। है? कोई बात नहीं, हो जाने दो। अरे विनोद,
सही कह रहा है क्या? ये कौन है? हाँ, मेरे से नाराज हो गए, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? भाई नाराज ही हो सकते हो, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। लिख लिया सबने? सारी की सारी बातें किसके लिए है? लैरिंग्स के बाद में क्या आता है? ट्रेकिया। हेडिंग डालोगे ट्रेकिया या श्वास नली? ट्रेकिया या श्वास नली? लिख लिया? देखो इधर, लैरिंग्स के बाद में अगर बात करते हैं तो यहां से लेकर फेफड़ों तक जो जाती है उसको अपन बोलते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। पहले भगवान ने इसोफेगस के बराबर ही ट्रेकिया को बना दिया। भाई दोनों पैरेलल जा रही थी, एक जैसे बना दी। वो लोग क्यों माथाफोड़ी करे भगवान ने? फिर गाय गई चढ़ने के लिए। गाय चढ़ने गई तो गाय को क्या चढ़ना होता है? घास। घास थोड़ी सी गाय के नाक के अंदर चलेगी, गाय को आ गई छींक। क्या आ गई? छींक। जैसे ही छींक आई, फेफड़ों से बहुत सारी हवा एक साथ प्रेशर के साथ में बाहर की तरफ आई। बाहर की तरफ आई तो ट्रेकिया फूल कर फट गई। क्या हो गया? फट गई ट्रेकिया। ट्रेकिया फट गई तो गाय पहुंच गई महाराज के पास में। बोला महाराज ये देखो क्या हो गया। बोले क्या हो गया? बोले ट्रेकिया फट गई। फट गई तो कोई बात नहीं, ले टाके लगा देते हम वापस। महाराज ने टाके लगाए, गाय को वापस भेज दिया। वापस भेज दिया तो गाय को तो वही घास खानी। 2-4 दिन बाद में वापस से नाक में घुस गई, वैसे छींक आई और वापस से ट्रेकिया फट गई। गाय हो गई परेशान, वापस से महाराज के पास में गई। बोले महाराज कोई परमानेंट सोल्यूशन करो। परमानेंट सोल्यूशन के लिए बोले पहले दिक्कत तो पता हो। भाई सोल्यूशन तो तब होता है ना जब प्रॉब्लम का पता हो। ठीक है, प्रॉब्लम का पता करने के लिए महाराज ने देखा कि इसोफेगस और ट्रेकिया को अगर तुलना करते हैं तो दोनों को बना दिया एक जैसा। लेकिन दिक्कत क्या है? इसोफेगस से सिर्फ भोजन जाएगा। ठीक है, तो भोजन जाएगा तो जितना घास तोड़ोगे उतना ही जाएगा। आपको पता है कि मुंह के अंदर कितना आएगा, उससे ज्यादा तो आप खा भी नहीं सकते। खाओगे तो भी 2-4 बार में निकल लो, एक साथ तो निकल भी नहीं सकते। तो ट्रेकिया के अंदर इससे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी, इसलिए ट्रेकिया को मस्कुलर ही बनाया गया। कोई हार्ड स्ट्रक्चर उसके अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर बात करते हैं ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया के अंदर जब भी छींक आएगी या जब भी खांसी आएगी, उस केस के अंदर ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि लंग्स के अंदर हवा भरी हुई है, और लंग्स जब कंप्रेस होंगे अचानक से तो हवा बाहर प्रेशर के साथ में आएगी और उस प्रेशर के साथ में ट्रेकिया फट जाएगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, इस ट्रेकिया के अंदर 50 से 60 सी आकार की हाईलाइन उपास्थि लगा दी। कौन से प्रकार की? हाईलाइन उपास्थि लगा दी। ठीक है, उपास्थि भी बनाई कौन से आकार की? सी आकार की। सी आकार की, यहां से देखोगे तो इधर की तरफ से सी बन के इधर की तरफ जा रहा है ना, कुछ इस टाइप का। ये सी एक ऐसे 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 सी बन गया ना। तो सी का ये खुला वाला जो सिरा है, ये तो है अंदर की तरफ इसोफेगस की तरफ, और हार्ड स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ। तो ये सी आकार की उपास्थि लगाई गई जो ट्रेकिया को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रदान करती है। किस केस के अंदर? जब आपको तेजी से सांस अंदर लेनी हो या तेजी से सांस बाहर निकालनी हो। जब सी आकार की उपास्थि लग गई, उसके बाद में गाय दोबारा भगवान के पास में नहीं गई। ठीक है, फिर आए मुर्गे जी। मुर्गे जी ने कहा महाराज हमारे भी तो कुछ करो। महाराज ने कहा तू छोटा सा जीव, कर देते हैं तेरे, लेकिन ज्यादा लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 115। आकार भी बता बढ़कर चेंज कर देंगे। कौन सा? ओ आकार। इसको बोलते हैं कंप्लीट रिंग। कौन सी रिंग? पूर्ण वलय आकार की हाईलाइन उपास्थि। किसके अंदर मिलेगी ये हमारे को? मुर्गे जी के अंदर स्पेसिफिकली। बाकी सभी पशुओं के अंदर कौन से आकार की होगी? सी आकार की। सी आकार की 50 से 60 संख्या के अंदर है, लगभग 1 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई। तो ट्रेके की लंबाई अगर हमारे से पूछी जाए तो वो लगभग कितने सेंटीमीटर आएगी? 60 सेंटीमीटर। कोई नहीं पूछता हमारे से। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो ये ट्रेकिया आ रही है। ट्रेकिया 2 भागों में विभाजित हुई, एक लंग्स के लिए इधर और एक लंग्स के लिए इधर। मान लो ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है।
ठीक है। फिर गाय चलेगी चढ़ने के लिए, गाय चढ़ने के लिए चलेगी तो गाय को दिख गई एक बोल, गाय को पता नहीं था भाई खाना है कि नहीं खाना, है ना। गाय ने खा ली बोल, बोल खाते वो फंस गई इसोफेगस के अंदर और गाय को हो गया चौक। क्या हो गया? चौक। तो जैसे ही चौक हुआ तो बोल तो फंस गई, बोल फंस गई तो प्रेशर किसके ऊपर आ गया? ट्रेकिया के ऊपर। तो ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर आ गया तो गाय सांस नहीं ले पाई, सांस नहीं ले पाई तो गाय पहुंच गई वापस से महाराज के पास में। ठीक है। तो महाराज को कहा गाय ने कि महाराज ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है तो मेरे को मौका तो दो बचने का। फट से आपके पास में पहुंच गई मैं तो सांस रुकी। महाराज ने क्या किया? महाराज ने एक ट्रेकिया के अंदर से एक अलग से नलिका निकाली। कौन से लंग के लिए? राइट लंग के लिए। किस लंग के लिए? राइट लंग के लिए। और इसको नाम दिया गया एपिकल ब्रोंकस। क्या नाम दिया गया? एपिकल ब्रोंकस। एपिकल ब्रोंकस का काम क्या होगा कि जब यहां पर कुछ फंस जाएगा तो यहां से तो सांस अंदर आ नहीं सकती, लेकिन जिंदा रहने के लिए डूबते को तिनके का सहारा, वो तिनके का सहारा कौन प्रदान करेगी? एपिकल ब्रोंकस। तो ये जो एपिकल ब्रोंकस निकलती है वो थर्ड जो फसली होती है, तीसरे नंबर वाली, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर की जो फसली है, उस थर्ड नंबर की फसली से अलग से होकर निकलती है और डायरेक्ट कौन से लंग्स के अंदर जाती है? क्या कहलाती है? एपिकल ब्रोंकस। लिख दो यहां पर कि थर्ड पसली के दाईं ओर अतिरिक्त श्वसनिका निकलती है। निकलती है जिसे एपिकल ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिकल ब्रोंकस कहते हैं। एपिकल ब्रोंकस कौन से लंग में जाती है? अब दाईं ओर से निकली है तो दाएं लंग में जाएगी, राइट लंग में जाती। ठीक है। अब गाय को मिली नहीं घास तो गाय चली गई सिटी के अंदर पन्नियां वन्नियां खाने के लिए, थैलियां वेलियां खाने के लिए। तो गाय बेसिकली थैलियां खाने के लिए नहीं गई थी, गाय बेसिकली उस खाने के लिए गई थी जो गाना आप थैलियों के अंदर डालकर फेंक देते हो। ठीक है। पॉलिथीन के अंदर किसी भी प्रकार की गंध या किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता है, इसलिए वो डिफरेंट ही नहीं कर पाती कि भाई खाना है कि नहीं खाना है। तो खाना अगर उस खाने की स्मेल आ रही है तो वो थैली को भी खा लेती है। इसलिए पहले भी कहा था मैंने कि खाने को कभी भी पॉलिथीन के अंदर बांधकर नहीं फेंकना चाहिए। फॉलो किया किसी ने? सच्ची बताओ, सच्चे पक्का करना। कभी भी खाने को पॉलिथीन के अंदर बांधकर मत फेंको, कहीं पर कॉर्नर पे डाल दो, आप किसी बाउंड्री वाल के ऊपर रख दो, उसके नीचे रख दो, कोई भी आएगा खा लेगा उसको, लेकिन पॉलिथीन के अंदर बांधकर नहीं फेंकना मत दो। ठीक है। गाय आई सिटी के अंदर खाने के लिए, खाना आपने डाल दिया, खाना गाय खा ली, लेकिन गाय जा रही थी रोड पे से, रोड पे उठ रही थी धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी के साथ साथ वहां पर बैक्टीरिया वायरस भी थे। तो भगवान ने क्या किया कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए जो ट्रेकिया की आंतरिक सतह है, ये वाली अंदर वाली जो सरफेस है, इस अंदर वाली सरफेस पर लगा दी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। कौन से एपिथेलियम? कूट स्तृत रोमा भी उपकला। याद करो एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम के बाद में दूसरे नंबर पे लिखी थी अपन ने सूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है ना, वहां पर लगा दी। और इसके बीच बीच में लगा दी गोबलेट सेल। क्या लगा दी? गोबलेट सेल किसका श्रावण करती है? श्लेष्मा का, म्यूकस का श्रावण करती है। तो म्यूकस का श्रावण होने के कारण और गोबलेट सेल उपस्थित होने के कारण ट्रेके की आंतरिक सतह लसदार बन गई, नम बन गई। तो जैसे ही कोई धूल मिट्टी के कण बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे तो ट्रेके की आंतरिक सतह के ऊपर चिपक जाएंगे और सीलिया इस चिपके हुए बैक्टीरिया वायरस को बाहर की तरफ मूवमेंट कर देगी। लंग्स, फेफड़ों या फेफड़े संक्रमण से बच जाएंगे। लिख दो यहां पर, लिखू क्या? ट्रेकिया की आंतरिक सतह, आंतरिक सतह पर सूडो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन इसके अंदर सीलिया भी पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। शुद्ध हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं कूट स्तृत रोमावी उपकला पाई जाती है, तथा बीच बीच में श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली कौन सी कोशिका? गोबलेट सेल। क्या बोलेंगे? कलश कोशिका।
पाई जाती है। मिल गई। मिलने से क्या हुआ, ट्रेकिया की आंतरिक सतह कैसी हो गई, नम या लसदार, चिपचिपी बनी रहती है, जिससे हानिकारक धूल के कण जीवाणु विषाणु ईटीसी का मतलब क्या होता है, इत्यादि चिपक जाते हैं और फेफड़े संक्रमण से बच जाते हैं। किससे बच जाते हैं, संक्रमण से बच जाते हैं। बच गए फेफड़े संक्रमण से, इसीलिए गाय 20 से 23 साल तक जिंदा रह लेती है, वरना दिक्कत हो जाती गाय को। आपके अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। आपके अंदर भी ट्रेकिया की जो आंतरिक सतह है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम से बनी हुई है और उसके बीच बीच के अंदर गोबलेट सेल पाई जा रही है और वो गोबलेट सेल श्लेष्मा का स्रावण करती है। श्लेष्मा का स्रावण करने के कारण ट्रेकिया की आंतरिक सतह नम या लसदार बनी रहती है, जिसकी वजह से हानिकारक धूल के कण, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी संक्रामक चीज होगी वो फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाएगी। फेफड़ों के संक्रमण को हम बोलते हैं निमोनिया। क्या बोलते हैं, नाम सुना सबने, छोटे बच्चों के अंदर काफी होता रहता है, इसलिए आपको पता ही होगा। ठीक है ना, जो क्लास में सो रहे हैं वो मुंह धो के आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बहुत बार कहा तुम्हारे से, लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, क्लास से जाने के लिए, क्लास में आने के लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है। जाओ मुंह धो के आओ। अरे चले जाओ सोने वालों, नींद में खड़ा करके भेजूंगा। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, जाओ सर मुंह धो के आओ। हाँ सर आप ही, बाकी सब लिखेंगे। मतलब आप चाहते हो कि मैं नाम लेके ही बोलूं तुम्हारा, क्या नाम है सर? दीपक, घर का चिराग। तेरे को भी आ रही है? नहीं आ रही तेरे को। उसकी तबीयत खराब हो रही है। सोने में तबीयत खराब होने में फर्क होता है ऐसे। सो रहे थे सर इसलिए भेज दिया। और भी किसी को आ रही है तो चले जाना भाई। अरे समझ में आ रही है क्या? भैंस में लगातार लार गिर रही है, 102 टेम्परेचर आ रहा है, हाँप रही है, खाना नहीं खा रही है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है, पानी पीती है, बस कौन सी बीमारी है सर उसमें? मुंह खोल के देखोगे तो एफएमडी मिलेगा आपको उसके अंदर। क्या मिलेगा? एफएमडी मिलेगा। है ना, कुछ नहीं करना है। लाल दवा पीपी आती है ना अपने पास में, पोटेशियम परमैंगनेट, वो लाल दवा का छिड़काव करना चारों खुरों के ऊपर और मुंह के अंदर, और टेम्परेचर को कंट्रोल करना है हमारे को। ह्यूमन के अंदर डाइसाइक्लोमिन, ओ डाइक्लोमिन प्लस, जिसको आप हरे पत्ते की गोलियां बोलते हो, है ना, नाम है उसका डाइक्लोविन प्लस। है ना, सस्ता ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, डाइक्लोविन प्लस। ये टेबलेट आती है, टेबलेट 3 टेबलेट दे देना उसको, सुबह शाम सुबह शाम, 4 दिन ही देनी, मतलब 2 दिन ही देनी है बस। टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया तो हमारा जानवर ठीक हो जाएगा। और लाल दवा का छिड़काव करना उसके अंदर, खुरों के ऊपर और मुंह के अंदर की तरफ। लाल दवा वाला घोल ज्यादा वो मत बनाना, कंसंट्रेट मत बनाना। 1 लीटर पानी के अंदर 2-4 दाने डालोगे तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, और उसी को अपन का मुंह में, सिरिंज आती है ना अपनी इंजेक्शन के, नीडल को डालो, सिरिंज सिरिंज से पिचकारी दे दो। वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक काम करती है क्या? नहीं करती, है ना। इसलिए जरूरी नहीं कि अगर आपको कंफर्म है कि वायरल डिजीज है तो आप एंटीबायोटिक लगाओ ही लगाओ। लेकिन अगर कंडीशन बाद के अंदर होती है, मान लो हमारे को पता बाद में लग रहा है, 3-4 दिन हो गए, छाले वाले भी हो गए, खुरों में घाव भी हो गए, तब हमारे को एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी। और उसका कारण सिर्फ एक होगा, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना। क्या क्या
ग्लिसरीन लगा सकते हो सर। अच्छा, मैं प्रेफर करता हूं फिटकरी, है ना। फिटकरी मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ। छाले उससे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। आपके खुद के भी कभी छाले हो जाए ना एक बार, तो एक बार ट्राई करना आप। फिटकरी आती है ना नॉर्मल वाली, कोई सी फिटकरी जो खाने के अंदर अपन काम में लेते हैं, जैसे दूध को फाड़ने के लिए अपन काम में लेते हैं, वो फिटकरी उस छाले के ऊपर रगड़ लेना थोड़ी सी। हल्का सा दर्द होगा, बस जान निकलने से थोड़ा सा ही कम, लेकिन छाला ठीक हो जाएगा आपका 2 दिन के अंदर। एक बार ही लगानी है, ठीक हो जाएगा आराम से। छाले को इंग्लिश में बोलते हैं अल्सर। क्या बोलता है? हाँ, सर्जरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से कि सबसे लेट ठीक होने वाला घाव कौन सा होता है। आंसर क्या होता है? अल्सर। क्यों होता है सबसे लेट ठीक? श्लेष्मा, लार सीक्रेट होती रहती है श्लेष्मा या लार? लार ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लार सीक्रेशन से क्या फर्क पड़ेगा भाई? अल्सर के अंदर बेसिकली घाव होने के बाद में ऊपर की तरफ डेड टिश्यू की परत जमा रहती है, और जब तक वो डेड टिश्यू की परत हटेगी नहीं तब तक वो ठीक होगा नहीं। तो छाले के अंदर आप देखोगे या तो रेड कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है ना। तो व्हाइट कलर वाले छालों के अंदर ब्राह्मण दवा है फिटकरी। अगर दर्द सहन करने की क्षमता कम है अगर आपके अंदर, तो आप फिटकरी को पानी के अंदर घोल के, एक कप पानी के अंदर घोल के गरारे कर सकते हो, है ना। लेकिन दर्द सहन कर सकते हो तो ठीक है। वैक्सीनेशन टाइम से करवाया करो। एक तो आप अपने घर पे सबको बोला करो, अभी एफएमडी अभियान चल रहा है। नियरेस्ट जो आपका जो भी गवर्नमेंट एलएसए रहेगा या डॉक्टर है, उससे बोलो आपके वैक्सीनेशन करना हमारे यहाँ। पशु को बीमार होने के बाद में इलाज करवाना सही है या टीके लगवाना ज्यादा सही है? फिर भी नहीं लगवाते अपन। अब देखो, ये चीज तो बोलो मत के आते नहीं, आप बोलोगे तो आओगे, आएगा भी, लगाएगा भी। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। कितना डेडिकेशन रहेगा आपके अंदर मेरे को पता है, आपको पता है ना। तो बोलो, अगर मना करता है तो दिक्कत है, आप बोलोगे तो वो लगाएगा जरूर आपके पास। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हमारे 2 मेन काम है एलआईसी के। पहला है यही करना और दूसरा है वैक्सीनेशन। ध्यान रखना। लिख लिया? सेम ये वाली कंडीशन होती है जब एचएस होता है, हिमोरेजिक सेप्टिसेमिया गलघोटू होता है। गले में सूजन आने के कारण ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जिसके वजह से पशु सांस नहीं ले पाता। आपको पता है ना, अपने जुकाम लगती है तो सांस लेते टाइम पे आवाज आती है। तो जुकाम लगने से बेसिकली नेजल कैविटीज क्लोज हो जाती है, जिससे एयर फ्लो हमारा रुक जाता है और आवाज आने लग जाती है। तो इसीलिए उसको गुर्गा बोलते हैं, क्योंकि घर घर की आवाज आने लग जाती है। तो ट्रेकिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर अगर आपने टाइमली इलाज नहीं किया, तो उस केस के अंदर सांस नहीं ले पाने की वजह से मर जाएगा वो। नेक्स्ट लिखो। लिखो फटाफट लिखो। बाकी वाले लिखेंगे। लास्ट लाइन के लिए, बीच बीच में श्लेष्मा का स्रावण करने वाली गोबलेट सेल पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखो। श्लेष्मा का स्त्रावण करने के, श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण, श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण, श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण, श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण ट्रेकिया की आंतरिक सतह, श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण ट्रेकिया की आंतरिक सतह नम या लसदार बनी रहती है।
श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण ट्रेकिया की आंतरिक सतह नम या लसदार बनी रहती है, नम या लसदार बनी रहती है, जिससे जिससे हानिकारक धूल के कण, जीवाणु, विषाणु इत्यादि चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाएंगे तो इसीलिए इनको बाहर की तरफ निकाल देंगे, फेफड़ों तक नहीं जाने देंगे। ठीक है, एपिथेलियम के अंदर भी कहा था कि सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ट्रेकिया याद रखोगे, इसीलिए वापस से ट्रेकिया के अंदर लिखवाई है मैंने, याद रखोगे कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है। दिक्कत यहां तक। ट्रेकिया के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट लिखो लंग्स। फेफड़े, लंग्स या फेफड़े, देखो इधर पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। इकाई उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। स्तन ग्रंथि हमारे कोर्स के अंदर है, मेमोरी ग्लैंड हमारे कोर्स के अंदर बात करेंगे, वहां पर भी सेम लाइन लिखेंगे, स्तन ग्रंथि की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है एल्वियोलाई। ध्यान ये रखना है कि यहां पर जो एल्वियोलाई है वो रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई है। कौन सी एल्वियोलाई है, श्वसन वाली एल्वियोलाई है, जबकि वहां पर सिक्रेटरी एल्वियोलाई है, श्रावण करने वाली एल्वियोलाई है। ठीक है, तो फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कौन सी होगी, एल्वियोलाई होगी। ठीक है, इसके आगे अगर बात करते हैं संख्या की, तो कितने होते हैं फेफड़े, संख्या में 2, एक लेफ्ट और एक लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, दोनों की अगर बात करते हैं हम, एक तरफ लिखे अगर राइट लंग को और एक तरफ लिखे लेफ्ट लंग को। पहला क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई बड़ा कौन सा है, बड़ा, और ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 4 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब, छोटा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कितने लोब पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। अगर लोब की भी अगर बात करते हैं चारों की, तो चारों के अंदर सबसे पहला नाम आता है एपिकल, दूसरा आता है कार्डियक, तीसरा आता है इंटरमीडिएट, और चौथा आता है डायफ्रामेटिक। कौन सा आता है, डायफ्रामेटिक। ठीक है, अगर बात करते हैं यहां पर 3 लोब पाए जा रहे हैं, लेकिन 3 लोब के अंदर से कौन सा नहीं पाया जाता, इंटरमीडिएट अनुपस्थित होता है। कौन कौन सा पाया जाएगा, एपिकल, कार्डियक और, ठीक है, चारों ऑप्शन में दिए जाते हैं और पूछा जाता है हमारे से कि भाई बताओ साहब कौन सा इसके अंदर से एब्सेंट होता है, आंसर क्या दोगे, इंटरमीडिएट। अगर बात करते हैं अपन राइट लंग की, तो राइट लंग के अंदर एपिकल ब्रोंकस पाई जाती है, पाई गई थी ना, एपिकल ब्रोंकस प्रेजेंट होगी, जबकि यहां पर एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। दिक्कत यहां तक। हमने कहा था थर्ड पसली के दाईं और एक अतिरिक्त श्वसनिका निकलती है जो दाएं फेफड़े में जाती है। कौन सी ब्रोंकस, एपिकल ब्रोंकस। कौन से फेफड़े में होगी, दाएं के अंदर, राइट लंग्स के अंदर। लेफ्ट लंग के अंदर ये नहीं पाई जाएगी। तो फेफड़ों की अगर बात करते हैं तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है एल्वियोलाई। क्या होती है, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई बेसिकली श्वसन का काम करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई। स्तन ग्रंथि के अंदर सिक्रेशन का काम होता है, दूध का श्रावण करती है, तो दूध का श्रावण होने के कारण वहां पर होती है सेक्रेटरी एल्वियोलाई। कौन सी एल्वियोलाई, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई।
आगे अगर बात करते हैं तो एल्विलाई के बीच बीच के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्विलर मैक्रोफेज। कौन सी कोशिका? एल्विलर मैक्रोफेज। नाम से पता लग रहा है कहां पर पाई जाएगी? एल्विलाई के अंदर। ठीक है। इन एल्विलर मैक्रोफेज को डस्ट सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और इनका काम है फेगोसाइटोसिस। क्या काम है? या भक्षण का कार्य करते हैं। आवश्यकता क्यों है इसकी? भगवान ने सारे सिस्टम बनाए, नाक में बाल बनाए, पूरी नेजल कैविटी को घुमावदार बनाया, श्लेष्मा की झिल्ली लगाई, फिर ट्रेकिया के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम लगाई, फिर गोबलेट सेल लगाई, श्लेष्मा का वापस राउंड कराए, सीले लगाए गए तो बैक्टीरिया वायरस को बाहर भेज दे। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस पहुंच ही जाए फेफड़ों तक, तो उस बैक्टीरिया वायरस के भक्षण के लिए, फेगोसाइटोसिस के लिए कौन सी कोशिका मिलेगी? एल्वेलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल। चूंकि एल्वेलाई के अंदर पाई जा रही है, इसीलिए अपन ने क्या कहा है इसको? एल्वेलर मैक्रोफेज। संयोजी तक याद है? कितने प्रकार की कोशिकाएं? मुक्त कोशिकाएं और स्थिर कोशिकाएं। याद है ना? रिवीजन करते हो तुम? पता है मेरे को, रिवीजन करते हो। स्थिर कोशिकाएं कितने प्रकार की थी? 3। कितने प्रकार की? अच्छा, मैं ऐसे कर दिया तो 5 हो गई। कितने प्रकार की थी? सबसे पहले, फिर एडिपोज, फाइब्रोब्लास्ट, मेसेनकाइमल और एडिपोज। मुक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की? सबसे पहले मैक्रोफेज के अंदर लिखा था सफाई कर्मी कोशिका भी कहते हैं, और फेगोसाइटिस से भक्षण। वही मैक्रोफेज यहाँ पर लंग्स के अंदर एल्वेलर मैक्रोफेज कहलाती है, जिसका दूसरा नाम क्या है? डस्ट सेल। लंग्स के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस पहुंच गए, उसके भक्षण का कार्य कौन करेगी? डस्ट सेल करेगी। दिक्कत यहां तक? नहीं सर, आगे सुनो। लेफ्ट और राइट लंग के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान, जिसे हम कहते हैं मीडियास्टिनम। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। क्या बोलेंगे? कहते हैं। और इस मीडियास्टिनम के अंदर क्या मिलेगा? हार्ट, हृदय पाया जाता है। देखो इधर, ये लंग्स है, राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, उसके बीच में रिक्त स्थान मिल गया हमारे को, गैप मिल गया, क्योंकि लंग्स को फैलना है, एक्सपेंशन भी तो करना है। इस रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। क्या बोलेंगे? और इस मीडियास्टिनम के बीच के अंदर ही आपको क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा। हमारे अंदर मीडियास्टिनम में थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर है ना, हार्ट लेफ्ट साइड में, उस लेफ्ट साइड के अंदर क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा। तो पशुओं के अंदर इस मीडियास्टिनम वाले भाग के अंदर क्या मिलेगा? हार्ट मिलेगा। क्लियर है? सरल चल की उपकला याद है? कहां कहां पे पाई जाती है? पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा। देखो इधर, फेफड़ों के ऊपर सरल शल की उपकला का आवरण पाया जाता है, जिसको कहते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं? लिख दू यहां पर? ये लिख दिया आपके कहने पे मैंने। लंग्स पर सरल शल की उपकला का आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। ठीक है। लेकिन आप देखोगे, जहां से ट्रेकिया प्रवेश कर रही है, यहां पर प्लूरा पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी। इसी जगह से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन भी प्रवेश करेगी लंग्स के अंदर। तो ये अगर लंग्स मान लो गोल है, तो इसके चारों ओर प्लूरा नहीं पाई जाएगी। कहां कहां पे नहीं पाई जाएगी? जहां पर पल्मोनरी आर्टरी प्रवेश करेगी, पल्मोनरी वेन प्रवेश करेगी, ट्रेकिया प्रवेश करेगी, उस जगह पर प्लूरा नहीं पाई जाएगी। समझ गए? समझ गए ना? ठीक है। आगे किडनी पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? किडनी। किडनी के अंदर कहेंगे जहां से यूरेटर प्रवेश करती है, मूत्रवाहिनी किडनी के अंदर प्रवेश करती है, इसको तो हम बोलते हैं हाइलस। क्या बोलते हैं? और जहां पर ये प्लूरा नहीं पाई जाती, इस स्थान को हम कहते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? नोट डाल के लिखेंगे, फेफड़ों पर प्लूरा रहित स्थान क्या कहलाता है? हाइलम। क्या कहलाता है?
कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइलस किस में पाया जाता है? किस में मिलेगा? किडनी में उपस्थित होगा। तो किडनी में जहां पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन प्रवेश करेगी और यूरेटर प्रवेश करेगी, उस जगह को अपन क्या बोलेंगे? हाइलस। क्या बोलेंगे? हाइलस। और हाइलम किस में मिलेगा? लंग्स के अंदर। क्यों मिलेगा? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, इसके अलावा ट्रेकिया इसी हाइलम के थ्रू लंग्स के अंदर प्रवेश करेगी। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि फेफड़ों के ऊपर सरल शल के उपकला का आवरण क्या कहलाता है? प्लूरा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लूरा। और प्लूरा रहित स्थान क्या कहलाता है? और हाइलस कहां पर मिलेगा? दिक्कत यहां था नहीं। आगे चलते हैं। फेफड़ों की ही अगर बात करते हैं तो फेफड़ों के बाद में आता है हमारे पास में डायफ्राम। क्या आता है? डायफ्राम। हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग कौन करता है? लिख दो यहां पर, वक्ष गुहा व उदर गुहा, थोरेसिक कैविटी और अब्डोमिनल कैविटी के बीच में उपस्थित, के बीच में उपस्थित सिंगल मसल यानी कि एकल मांसपेशी से बनता है। एक बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी सिंगल होती है? तीन ऑप्शन में हाथ और पैर की मांसपेशियां दे रखी है, एक ऑप्शन में डायफ्राम दे रखा है। आंसर क्या होगा? हाथ कितने हैं? पैर कितने हैं? तो हमेशा दो दो ही मिलेगी, लेकिन डायफ्राम कितना मिलेगा? एक। खास बात इस चीज का भी याद रखोगे, क्या याद रखोगे? कि मुर्गे के अंदर डायफ्राम पाया ही, मुर्गे में डायफ्राम क्या होता है? अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता। फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप रेस्पिरेशन, अंतर शोषण, बहिः शोषण, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, सांस अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे जाती है ना। मुर्गे के अंदर डायफ्राम तो पाया नहीं जाता, फिर मुर्गा सांस कैसे लेता है? आप सांस कैसे लेते हो? डायफ्राम की वजह से। होता क्या है वो सुनो। होने के अंदर हम ये कहते हैं कि मान लो ये थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी के अंदर ट्रेकिया आई और ये लंग्स आ गए और ये लंग्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये राइट लंग मान लो, ये लेफ्ट लंग मान लो। होता क्या है? श्वसन तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक तो होता है थोरेसिक, एक होता है थोरेको एब्डोमिनल और एक होता है एब्डोमिनल। ठीक है। थोरेसिक रेस्पिरेशन के अंदर साइड के अंदर यहाँ पर वक्षगुहा में क्या है? पसलियां। सही है। ऊपर की तरफ क्या थी? थोरेसिक वर्टिब्रा। नीचे की तरफ क्या था? डायफ्राम। खड़े हैं अपन, ये मान लो खड़े हैं, बस डायफ्राम होगा। अगर ये पसलियां बाहर की तरफ मूव करती हैं तो इस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अगर आपके किस क्लास के अंदर से दीवारों को अगर साइड के अंदर, क्या हो गया? आवाज आ रही है यार? अगर इस कमरे की दीवार की दोनों दीवारों को साइड के अंदर खिसका दिया जाए तो कमरे का आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा यानी आपके रहने के लिए जगह और ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसका वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? प्रेशर। बाहर वातावरण की तरफ तो दाब ज्यादा है, अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? कम। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा आएगी और वो हवा किसके अंदर चली जाएगी? फेफड़ों के अंदर। किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। इंस्पिरेशन सक्रिय क्रिया है, ऊर्जा का खर्च करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे ही पसलियां अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी, ठीक है, वक्षगुहा का आयतन क्या होगा? कम। आयतन कम होगा तो दाब, और दाब बढ़ेगा तो हवा फेफड़ों से बाह्य वातावरण की तरफ चले जाएगी। तो पसलियों को दूर ले जाने के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पास लाने के लिए नहीं होती। इसीलिए अंतर शोषण एक्टिव प्रोसेस है जबकि बहिः शोषण पैसिव प्रोसेस। यही होता है। अगर सिर्फ पसलियों का रोल है इसके अंदर तो इसको बोलते हैं थोरेसिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? अगर पसलियां और डायफ्राम दोनों का रोल है तो इसको बोलते हैं थोरेको एब्डोमिनल। क्या बोलते हैं? और अगर पसलियां तो इसी पोजीशन में रहे, डायफ्राम की स्थिति अगर बदलती रही तो वक्षगुहा का आयतन घटता और बढ़ता रहेगा, जिससे सांस अंदर और बाहर आती जाती रहेगी। इसको बोलते हैं एब्डोमिनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। इतना सब कुछ बताने का कारण क्या है? मुर्गे के अंदर डायफ्राम तो पाया नहीं जाता, नहीं पाया जाता, तो मुर्गे के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? थोरेसिक रेस्पिरेशन।
पसलियां बाहर की तरफ मूव करेगी, वापस अंदर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ आएगी। बताने का सिर्फ एक रीजन है मेरा यहाँ पर कि जब भी पक्षियों के साथ में डील करोगे उस टाइम पे पक्षियों को हल्के हाथों से पकड़ोगे। अपन क्या करते हैं, बीच के पकड़ लेते हैं उसको। जैसे ही अगर आप ज्यादा फोर्स के साथ में पक्षियों को पकड़ोगे तो पक्षियों की जो फसलियां हैं वो बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगी। बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे तो सांस अंदर की तरफ आएगी ही नहीं, और सांस अंदर की तरफ नहीं आएगी तो पक्षी मर जाएगा। और फिर आप कहते मैं तो पकड़ रखा था सर, मर गया। तो यही बोलोगे कि सर मैंने कुछ नहीं किया इसका, मैंने तो बस पकड़ा था और ये मर गया। इसलिए हल्के हाथों से पकड़ा ताकि पसलियां मूव करती रहे और वो सांस लेता रहे। बचाने का काम है, अपना मारने का नहीं है। क्लियर है? तो ये वाली प्रॉब्लम्स होती है जब सकरात के ऊपर आते हैं। सकरात के ऊपर कहीं बर्ड के लिए कैंप लगाते हैं पर, तो उस टाइम पे हैंडलिंग के टाइम पे ध्यान रखना। पहली बात तो पक्षी उड़ नहीं पाएगा आपके पास में उसी कंडीशन में आएगा कि वो उड़ नहीं पा रहा है, पंखों के अंदर कुछ भी हो गया। पकड़ते टाइम पे विशेष रूप से ध्यान रखोगे भाई हल्के हाथों से पकड़ो ताकि फसलें मूव करती रहे। फसलें मूव करती रहेगी तो सांस लेता रहेगा, और सांस लेता रहेगा तो जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो ही आप इलाज कर पाओगे। मरे हुए का इलाज कोई भी नहीं करवाता। डायफ्राम किस में अनुपस्थित होता है? मुर्गे के अंदर। दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। मुर्गे जी की खास बात की बात करते हैं तो मुर्गे जी के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं एयर सैक। क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी के अंदर इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? वायुकोश। एयर सैक की अगर बात करते हैं तो एयर सैक पक्षियों में पाए जाते हैं। किसमें? पक्षियों के अंदर मुर्गा भी आता है। हमारे से पूछा था वायुकोश की संख्या, क्या पूछी जाती है? संख्या की अगर बात करते हैं तो अगर आपसे पूछे कि पक्षियों में कितने वायुकोश पाए जाते हैं तो आप आंसर दोगे 9 से लेकर 11 तक। कितना? लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाए मुर्गे के अंदर तो आप कहोगे, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका देख लेना। अगर पूछा जा रहा है पक्षियों के लिए तो पक्षियों में तो रेंज आएगी, किसी के अंदर 9 हो सकते हैं, किसी में 10, किसी में 11 हो सकता है। लेकिन अगर स्पेशली बात करें सिर्फ मुर्गे की तो मुर्गे में कितने पाए जाते हैं? 9 पाए जाते हैं। क्लियर? कौन कौन से होते हैं उससे अब आपको मतलब भी नहीं है। वायुकोश बेसिकली मुर्गे के शरीर को हल्का रखने के लिए ये वायुकोश कनेक्टेड होते हैं न्यूमेटिक फोरामन से, और न्यूमेटिक फोरामन सिर्फ किस में पाया जाता है? पक्षियों के अंदर। मुर्गे के अंदर कपाल, क्लेविकल, ह्यूमरस, लंबर प्लस सैक्रम, वर्टिब्रा और एक बोन, ये सारी सारी न्यूमेटिक बोन्स कहलाती है। और उन न्यूमेटिक बोन से कनेक्टेड क्या रहते हैं? एयर सैक। इसीलिए पक्षी का वजन क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और पक्षी आराम से उड़ सकता है। दिक्कत यहां तक? नहीं सर, वापिस से सुनते जाओ। लंग्स की बात कर रहे थे, हमने कहा था लंग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कौन सी एल्वेलाई? रेस्पिरेटरी एल्वेलाई, क्योंकि श्वसन का काम करेगी ये वाली। संख्या में कितने होंगे? लेफ्ट और राइट लंग, बड़ा छोटा? कितने लोग? सबसे पहले, फिर 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 लेफ्ट लंग में कितने लोग? सबसे पहले, फिर कौन सा नहीं पाया गया? एपिकल ब्रोंकस राइट में पाई जाती है लंग्स में। लेफ्ट के अंदर, लंग्स के अंदर फेगोसाइटोसिस करने के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एल्वेलर मैक्रोफेज। एल्वेलर मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं? लेफ्ट और राइट लंग के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? और इस मीडियस्टर्नम में क्या पाया जाता है? लंग्स के ऊपर सरल शल उपकला का आवरण, प्लूरा रहित स्थान, हाइलम। क्या? हाइलस किस में पाया जाएगा? किडनी के अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं डायफ्राम की, तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करने का कार्य कौन करेगा? किसका बना होगा? मसल्स का बना होगा। और मसल कितनी होगी? किसके अंदर एब्सेंट होगा? वायुकोश किस में पाए जाते हैं? पक्षियों में पाए जा रहे हैं तो किस में पाए जाएंगे? मुर्गे में वायुकोश की संख्या, पक्षियों में। दिक्कत है क्या? लाइव वालों को भी आ रहा है क्या? बिना बात किए?
आज इतना ही पढ़ाएंगे क्या? नहीं भाई, आगे और पढ़ाएंगे अभी तो। बातें नहीं रे, बातें नहीं, जिन्होंने लिख लिया वो बातें नहीं करेंगे। रुक जा, बाकियों को भी लिख लेने तो। मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ, कहां पर विकास। हाँ। अब और एनाटॉमी की कितनी क्लास होगी? ये क्या करोगे, क्या करोगे ये जानकर? नेक्स्ट लिखो। लिख लेने दे, लिख लेने दे। क्या करूं? ऊपर वाली लाइन समझ में नहीं आई। एल्यूलाई फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है ना। उस एल्यूलाई के अंदर मैक्रोफेज पाई जाती है, सफाई कर्मी कोशिकाएं पाई जाती है। उन मैक्रोफेज को हम बोलते हैं एल्वेलर मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं? और वो एल्वेलर मैक्रोफेज का दूसरा नाम क्या है? डस्ट सेल, है ना। मैं पहले लिखवाता नहीं था, लेकिन तुम ही पूछते थे कि सर डस्ट सेल क्या होती है, इसलिए मैंने पहले लिखवा दिया। भाई एल्वेलर मैक्रोफेज को ही हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के अंदर फेगोसाइटिस इसका काम करने वाली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र के अंदर या यकृत के अंदर फेगोसाइटिस इसका कार्य करने वाली कोशिकाएं कुफुर कोशिकाएं। क्या? कुफुर कोशिकाएं। वैसे ही सेम फेफड़ों के अंदर पाई जाती। थक गए सर एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते? अभी तो जोश जुनून शुरू हुआ तुम्हारा, भी थक गए क्या? लो लिखो आगे।
क्या हो गया? ये क्लियर सबने? श्वसन तंत्र यहां पर होता है, हेडिंग डालो उत्सर्जन तंत्र, हेडिंग डालोगे उत्सर्जन तंत्र, हेडिंग डालोगे उत्सर्जन तंत्र। क्या वो फिजियोलॉजी है सर? वो तो बता दिया मैंने वैसे आपको, वो तो बता दिया मैंने। बताने में तो मैं ये भी बता सकता था कि ऑक्सीजन का परिवहन दो रूप के अंदर हुआ, प्लाज्मा में घुलनशील और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। 98 से 99.5% तो होता है किसके रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाकी प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था के अंदर। बताने में तो ये भी बता सकता था कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन तीन रूपों के अंदर होता है। सबसे पहले प्लाज्मा में घुलनशील 5%, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 75% और 20% कार्ब अमीन यौगिकों के रूप में, लेकिन नहीं बताया। बताने को तो मैं डिस्प्नोइया, एप्नोइया, ये सारी टर्म्स भी लिखवा सकता था, लेकिन नहीं बताया। फिर ये मैं बता दूंगा तो फिर फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे तुम लोग? है फिजियोलॉजी कौन पढ़ाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। लिखो इससे क्या आगे उत्सर्जन तंत्र। बातें नहीं रे, बातें नहीं। हेडिंग डालो उत्सर्जन तंत्र। सब्जेक्ट की दो क्लास तो चलाओ कम से कम सर, 4 घंटे मोर देन सफिशिएंट है एलएसए के लिए। अब चाहे तुम एक एक घंटे की 2 सब्जेक्ट क्लास पढ़ लो, चाहे एक सब्जेक्ट की 2 घंटे क्लास ले लो, है ना? फायदा एक सब्जेक्ट की 2 घंटे क्लास लेने में, जब से 2 घंटे क्लास होने लगी आपको लगा होगा कि एनाटॉमी आगे बढ़ी है कुछ, है ना? 1 घंटे के अंदर कुछ नहीं होता, सही बता रहा हूँ, मेरे को खुद को फील नहीं आती। जब तक पढ़ाने का मूड बनता है तब तक तो क्लास खत्म हो जाती। चलने दो, अभी जब भी दूसरा सब्जेक्ट क्लास होगी लगा देंगे आपके। हेडिंग डालो उत्सर्जन तंत्र। पहला क्वेश्चन वही, व्हाई वी नीड दिस, हमें जरूरत क्यों है इसकी? उत्सर्जन तंत्र क्यों चाहिए हमारे को? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, अपशिष्ट पदार्थों से क्या मतलब है आपका? यूरिया, जो शरीर के अंदर किसी काम के नहीं है, और जो एक लेवल से ज्यादा अगर शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाए तो शरीर के ऊपर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे, ऐसे पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जीय पदार्थ। तो अगर देखा जाए तो श्वसन तंत्र के दौरान जो बहिःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में अपशिष्ट पदार्थ हो गया, क्योंकि एक लेवल से ज्यादा ब्लड के अंदर अगर CO2 की मात्रा ज्यादा हो गई तो आपके अंदर दिक्कत हो जाएगी, है ना? ठीक है, एक लाइन सुनो। उत्सर्जन तंत्र के अंदर वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त इंटेस्टाइन, फेफड़े, त्वचा, यकृत, प्लीहा इत्यादि अंग भी उत्सर्जन का कार्य करता है ना? लेकिन मेन कौन करेगा? वृक्क या किडनी। लिखो पहली लाइन, शरीर के उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। लिखो शरीर के उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। शरीर के उत्सर्जी हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन। शरीर के हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन जिस तंत्र द्वारा किया जाता है, शरीर के हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन जिस तंत्र द्वारा किया जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, वृक्क या किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, वृक्क या किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है
वृक्क या किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसके अतिरिक्त फेफड़े, आंत, यकृत, प्लीहा। इसके अतिरिक्त फेफड़े किसको बाहर निकालेंगे? CO2 को। आंत किसके अंदर निकालेंगे? पाचन के पास बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को। त्वचा के द्वारा भी, पसीने की ग्रंथियों के द्वारा। यकृत की अगर बात करते हैं तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन के रूप में हीमोग्लोबिन को, और स्प्लीन की अगर बात करते हैं तो सेम भाई। वापिस बोलो सर शुरू से। शरीर के हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। वृक्क या किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। इसके अतिरिक्त फेफड़े, आंत, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय इत्यादि भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इत्यादि भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इत्यादि भी उत्सर्जन का कार्य करते हैं। त्वचा भी ऐड करो इसके अंदर। त्वचा त्वचा भी लिख लो, आसपास कहीं पे लिख लो रे। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर बेसिकली पढ़ते अपन किसके बारे में? किडनी के बारे में, है ना। याद करो बचपन की साइंस। किसकी साइंस? बचपन की साइंस। बचपन की साइंस में सबसे सिंपल जो डायग्राम होता था वो उत्सर्जन तंत्र का ही होता था। बनाते कैसे थे? एक किडनी, दूसरी किडनी, इससे निकली यूरेटर, इससे भी निकली यूरेटर, दोनों जाकर खुल गई किसके अंदर? मूत्राशय के अंदर। यहाँ पर इसको बोलते थे किडनी, ये भी किडनी, ये यूरेटर जिसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और इसको बोलते हैं मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। ये होगी किडनी या वृक्क। देखो इधर, किडनी के अंदर रक्त की आपूर्ति करने के लिए आती है रीनल आर्टरी। क्या आती है? रीनल आर्टरी, ठीक है। और अनऑक्सीकृत रक्त को वापस लेके जाने के लिए पाई जाती है इसके अंदर रीनल वेन। क्या पाई जाती है? रीनल वेन। क्या पाई जाएगी? रीनल वेन, ठीक है ना। तो ये रीनल वेन बेसिकली जाएगी, अनऑक्सीकृत रक्त को लेकर जाएगी, लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ, जो फिल्ट्रेशन होगा उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचेंगे वो इस मूत्रवाहिनी के द्वारा किसके अंदर आकर इकट्ठे हो जाएंगे? मूत्राशय के अंदर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा हमारे को किसके बारे में पढ़ना है? हेडिंग डालो किडनी। डायग्राम की जरूरत थोड़ी है, पता ही है आपको। हेडिंग डालोगे किडनी। वृक्क, लिख ले डायरेक्ट क्या डायग्राम बनाएंगे। वो तो वैसे बना दिया, बाकी मेरा मन नहीं होता डायग्राम वायग्राम बनाने। लिख लिया। देखो इधर, किडनी की अगर बात करते हैं तो संख्या में कितनी होती है? एक लेफ्ट और एक, जानते हो आप? बिना बोले सुनोगे रे तुम। हम बात कर रहे हैं रूमिनेंट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रूमिनेंट्स के अंदर शेप की अगर बात करते हैं तो शेप की होती है बीन शेप। कैसे होती है? बीन शेप, ठीक है ना। बीन शेप का मतलब है राइट वाली भी बीन शेप और लेफ्ट वाली भी बीन शेप है। लेकिन अगर बात की जाए रूमिनेंट्स के अंदर, तो रूमिनेंट्स के अंदर स्मूथ किडनी नहीं पाई जाती। स्मूथ किडनी से मतलब बिल्कुल चिकनी किडनी, जिसके अंदर कोई खांच वाच कुछ भी नहीं पाई जाती। इनके अंदर पाए जाते हैं 12 लोब। कितने लोब? इसीलिए इसको बोलते हैं लोब्यूलेटेड किडनी। हमारे से पूछा था लोब्यूलेटेड किडनी किसमें पाई जाती है? रूमिनेंट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तीसरी चीज जो रूमिनेंट्स में नहीं पाई जाती वो है रीनल पेल्विस। क्या है? अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता। देखो यहाँ पर किडनी, किडनी के अंदर जो ये यूरेटर प्रवेश कर रही है, ये यूरेटर प्रवेश करके एक चौड़ी संरचना का निर्माण करती है इस प्रकार। इसके बाद में कैलिक्स माइनर, मेजर, वो सारे बनते हैं।
तो वो ये जो हिस्सा है, ये वाला रीनल पेल्विस है, ये रीनल पेल्विस रूमिनेंट्स के अंदर पाया ही नहीं जाता। क्लियर? नेक्स्ट बात सुनो, रूमिनेंट्स के अंदर जो लेफ्ट किडनी होती है, इस लेफ्ट किडनी को फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं। कौन सी किडनी? फ्लोटिंग किडनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्लोटिंग किडनी? क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर पशुओं के अंदर क्या पाई जाती है? रूमन। जैसे जैसे रूमन भरेगी वैसे वैसे किडनी पीछे की तरफ जाती जाएगी, जैसे जैसे रूमन खाली होगी किडनी आगे की तरफ आती जाएगी। तो चूंकि इसकी पोजीशन में बदलाव हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा है? फ्लोटिंग किडनी। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आपके अंदर हो जाए, आपके मतलब मनुष्य के अंदर अगर हो जाए कि किडनी का जो पोजीशन है वो पोजीशन अगर चेंज होती रहे, आपके अंदर हो जाएगी फ्लोटिंग किडनी डिजीज। क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग किडनी डिजीज। क्योंकि आपके अंदर रूमन तो पाई नहीं जाते, तो किडनी को एक जगह फिक्स होना चाहिए। तो किडनी को फिक्स करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, अगर वो कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाता है तो किडनी इधर उधर भटकती रहती है। जाएगी तो कहां पर? ऐसा तो है नहीं कि एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ी सी कैविटी में आ जाएगी, लेकिन वो रहेगी, पोजीशन चेंज होती रहेगी उसकी। इसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी डिजीज। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा था कि फ्लोटिंग किडनी पाया जाना किसके अंदर कॉमन है? रूमिनेंट्स के अंदर। क्यों कॉमन है? क्योंकि रूमन के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर क्या पाया जाता है? रूमन पाया जाता है, जिसके कारण इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। पोजीशन चेंज होने के कारण ही इसको क्या बोला है? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, वेरी गुड। आगे आते हैं घोड़े जी। घोड़े के अंदर भी किडनी कितनी है? दो है, एक लेफ्ट और एक, और दूसरी है राइट। घोड़े के अंदर जो लेफ्ट किडनी होती है वो होती है बीन शेप। कौन सी शेप? बीन शेप। जबकि राइट किडनी होती है हार्ट शेप। कौन सी शेप? हार्ट शेप। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बीन शेप बनाई है अपने रूमिनेंट्स के लिए। घोड़े के अंदर अगर बात करते हैं तो घोड़े के अंदर जो राइट किडनी होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, और लेफ्ट किडनी जो होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसीलिए कहते हैं कि घोड़े के अंदर राइट कौन सी शेप? हालांकि हार्ट ऐसा होता नहीं। होता है क्या? तीर का निशान लगाऊं फिर इसके अंदर? अच्छा, नारगढ़ के अंदर देखे होंगे आशिकों वाले दिल ऐसे बने होते हैं जिनमें तीर का निशान और चल रहा होता है, पता नहीं कितने चल चुके होता है। तो बेसिकली ऐसा हार्ट हार्ट ऐसा होता भी नहीं है। देखो सही बता दो, है ना, मैंने देखा हुआ है लाइव, है ना, नहीं होता। ऐसे कहने की बातें तो पागल बनाने की बातें हैं। ऐसा कोई हार्ट नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कह दिया हार्ट शेप तो हमने मान लिया हार्ट शेप। कौन से वाली किडनी होगी? लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरीके से, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि हार्ट शेप किडनी पाई किस में जाती है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दो तरीके से कि घोड़े के अंदर लेफ्ट किडनी का आकार कैसे होता है। लेकिन आपके दिमाग में तो ये रहता है कि हार्ट शेप हार्ट शेप हार्ट शेप घोड़े के अंदर। तो घोड़े के अंदर लेफ्ट किडनी के लिए अगर पूछा जा रहा है तो क्या बोलोगे? और राइट किडनी के लिए पूछ रहे हो तो दिक्कत यहाँ है क्या? वापिस से सुनो, किडनी की अगर बात करते हैं तो संख्या में कितनी है? लेफ्ट और रूमिनेंट्स के अंदर भी कितनी होगी? शेप कैसी होगी? लोबुलेटेड किडनी पाई जाती है, इसके अंदर 12 लोब पाए जाते हैं। आपको अलग से जैसे किडनी को देखोगे ना, किडनी के अंदर ऐसे खांचे बनी होगी, आपको पता लग जाएगी खांच है इसके अंदर। ऐसी किडनी किसके अंदर पाई जाएगी? रूमिनेंट्स के अंदर। और कितने लोब पाए जाएंगे? क्या नहीं पाया जाएगा? रीनल पेल्विस नहीं पाया जाएगा। और लेफ्ट किडनी को क्या बोलेंगे? क्योंकि रूमन के अनुसार इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। हॉर्स की अगर बात करते हैं तो हॉर्स के अंदर भी दो किडनी है, लेफ्ट और लेफ्ट किडनी कैसी होती है? और राइट किडनी। अब घोड़े के अंदर तो नहीं लिखा है रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है, इसका मतलब घोड़े के अंदर रीनल पेल्विस सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर। किसी को समस्या यहां तक आया? थोड़ा थोड़ा बिना बोले। बातें नहीं रे, बातें नहीं तुम।
लाइव वालों को आ रहा है भाई समझ में? थैंक यू महेंद्र सर। क्या हो गया? क्या बोलती? ये क्षमता सिर्फ लड़कियों के अंदर ही पाई जा रही है कि अगली दूसरी से बोल दे लेकिन पड़ोस वाले को पता नहीं लगे। क्वालिटी क्या बोल रही है ना, मेरे से तो आवाज ही नहीं निकलती। क्या बोल रही थी इसको ये बता। नहीं नहीं फिर भी बोल दे। हाथ दर्द कर रहा है, इस हाथ से लिखती है तो दूसरे से लिख लिया अगर। बाम लगाना इसको, गर्म पानी होता ना, गर्म पानी, गर्म पानी में नमक डालना और फिर हाथ को डुबो के रखना, ठीक हो जाएगा। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो किडनी की संरचना। लिखो किडनी की संरचना। नेक्स्ट लिखो किडनी की संरचना। वृक्क की संरचना। तो क्या पहले तो बात करती रहती है तू, नहीं करेगी? चल कर ले, बाद में लिख लेना है। कर ले, याद ही नहीं आ रही तो लिख फिर किडनी की संरचना। देखो इधर, किडनी की संरचना की अगर बात करते हैं तो हमने कहा बीन शेप होती है। किडनी से फिर निकलती है यूरेटर। क्या निकलती है? यूरेटर निकलती है, मूत्रवाहिनी जिसको बोलते हैं अपन, है ना। मूत्रवाहिनी के बाद में यहां पर रक्त को लेकर आने के लिए कौन सी, ये हो गई रेनल आर्टरी, और वापस लेकर जाने के लिए रेनल वेन हो गई। अब सुनो, किडनी की अगर बात करते हैं तो किडनी के दो भाग होते हैं। कितने भाग? बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं कोर्टेक्स। क्या बोलते हैं? अंदर वाले भाग को हम बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स के अंदर लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार की। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है। नेफ्रॉन का नाम सुना आपने? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का नाम सुना होगा तो आपने नाम सुना होगा बोमेन कैप्सूल का और ग्लोमेरुलस का। तो पुराने टाइम के ऊपर जब माइक्रोस्कोप का इतना ज्यादा आविष्कार नहीं हुआ था तो जैसे किडनी को काट कर देखा गया, उन्होंने कहा कि कोर्टेक्स के अंदर लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है। इन बिंदु सदृश संरचनाओं को हम कहते हैं मेलपीजियन कार्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स।
या फिर शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं मेलपी की नलिकाएं। क्या बोलते हैं? बाद में जाकर जब और खोज हुई तो हमारे को पता लगा कि ये बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस है। क्या है? बोमेन कैप्सूल और प्लस ग्लोमेरुलस है। दोनों होते क्या है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। ठीक है, फिर देखो, कोर्टेक्स का कुछ भाग है जो मेडुला के अंदर धसा हुआ है इस प्रकार से। इसको हम बोलते हैं बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं? बर्टीनी के वृक्क स्तंभ, याद रख लेना। ठीक है, इधर देखोगे तो जो मेडुला वाला पोर्शन है ये भी तो धसा हुआ है इसके अंदर, ये, इसको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं? पिरामिड। क्या बोलेंगे? पिरामिड। तो मेडुला का वो भाग जो कोर्टेक्स में धसा रहता है क्या कहलाता है? और कोर्टेक्स का वो भाग जो मेडुला में धसा रहता है। और कोर्टेक्स के अंदर लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं क्या क्या होती है? वो ग्लोमेरुलस जो होता है वो बेसिकली रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। और ब्लड कैपिलरीज में क्या पाया जाता है? ब्लड। और ब्लड का रंग कैसा होता है? चमकीला लाल। उनको तो लाल ही दिखा था उस टाइम पे, तो ये लाल रंग के डॉटेड बिंदु उनको दिखाई दे, जिन्हें को अपन ने क्या नाम दिया है? मेलपीजियन कार्पस्कल्स। क्लियर है? इतना ही लिखना है बस हमारे को। लिखो इसके अंदर, हेडिंग डालिए, किडनी की संरचना बनाने की जरूरत नहीं है, लिखो इसके अंदर। किडनी दो भागों में बटी होती है। लिखो, किडनी दो भागों में बटी होती है। किडनी दो भागों में बटी रहती है। किडनी दो भागों में बटी रहती है। नंबर 1 लिखो कोर्टेक्स। नंबर 1 लिखोगे कोर्टेक्स। नंबर 1 लिखोगे कोर्टेक्स। लिख लिया? कोर्टेक्स को शुद्ध हिंदी के अंदर वलकुट भी बोलते हैं। कोई नहीं लिखेगा, रहने दो, वैसे बता रहा हूं। लिखो इसके अंदर बाहरी भाग। बाहरी भाग। कोर्टेक्स किडनी का कौन सा भाग है? बाहर वाला भाग है। नेक्स्ट लिखो, कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं। सदृश का मतलब बिंदु जैसी। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें मेलपी की नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें मेलपी की नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें मेलपी की नलिकाएं कहते हैं। लिखो, ये कंटिन्यू करो इस लाइन को। ये बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस। कोर्टेक्स में लाल रंग की बिंदु सदृश संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें मेलपी की नलिकाएं कहते हैं। ये बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस से मिलकर बनती है। ये बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस से मिलकर बनती है। ये बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस से मिलकर बनती है। ये बोमेन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस से मिलकर बनती है। लिख लिया? आगे लिखो, कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धसा रहता है। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धसा रहता है। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धसा रहता है। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धसा रहता है क्या कहलाता है? बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। लिखो, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहलाता है। अंग्रेजी में लिख लेना, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धसा रहता है।
कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धंसा रहता है। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धंसा रहता है बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहलाता है। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, बर्टीनी के वृक्क स्तंभ कहलाता है। अब आ रही है लाइव वालों को आवाज? आगे के भाई लाइव वालों को आवाज? सर गए? सर नहीं गए? लिखो मेडुला का वह भाग जो कोर्टेक्स में धंसा रहता है। मेडुला का वह भाग जो कोर्टेक्स में धंसा रहता है। हेडिंग डाली है अपन ने मेडुला, और इसके अंदर लिखा है आंतरिक भाग, फिर लिखा है मेडुला का वह भाग जो किडनी कोर्टेक्स में धंसा रहता है क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाएगा? पिरामिड कहलाएगा। क्लियर है? दिक्कत? नोट डाल के लिखो एक लाइन। नोट डाल के लिखो। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। नेफ्रॉन। होता है। सर वापस रिपीट करो। तुम तो ये लिखो, लाइव वालों के लिए सेकंड नंबर पे लिखा था मेडुला, और उसके अंदर लिखा आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के अंदर लिखा अपन ने मेडुला का वह भाग जो कोर्टेक्स में धंसा रहता है पिरामिड कहलाता है। यही लिखा है अपन ने, और कुछ नहीं लिखा। कोर्टेक्स का वह भाग जो मेडुला में धंसा रहता है क्या कहलाता है? बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। और मेडुला का वह भाग जो कोर्टेक्स में धंसा रहेगा क्या कहलाएगा? पिरामिड। लिखा वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? हेडिंग डालो नेफ्रॉन। हेडिंग डालो नेफ्रॉन। बात करेंगे, कल पाचन तंत्र पूरा याद होना चाहिए आपको। सुन ले रहे? कल पाचन तंत्र पूरा याद होना चाहिए।